चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश, चौहान वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चौहान वंश की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 551 के अंदर मानी जाती है। किस कब को मानी जाती है? 551 के ईस्वी के अंदर मानी जाती है। और इसके संस्थापक हम मानते हैं वासुदेव। किसको मानते हैं? वासुदेव चौहान को माना जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी सांबर जिले के अंदर। सांबर के पास इसकी क्या हुई थी? चौहान वंश की स्थापना मानी जाती है। और हमें चौहान वंश के बारे में पहली बार, वासुदेव के बारे में यही बात पता होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 551 के अंदर हुई थी। और अब इसके बाद में जो अगला उत्तराधिकारी आता है वो आता है दुर्लभराज फर्स्ट। दुर्लभराज फर्स्ट। वासुदेव चौहान के बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है वासुदेव फर्स्ट माना जाता है। लेकिन वासुदेव चौहान को क्या कहा जाता है? आदि पुरुष और मूल पुरुष भी कहा जाता है। वासुदेव चौहान को आदि पुरुष और इसी को क्या कहा जाता है? मूल पुरुष भी कहा जाता है। दुर्लभ राज के बारे में हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है। क्या? वो बात ये है कि इसके टाइम काल के अंदर और अजमेर में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? अजमेर में प्रथम मुस्लिम आक्रमण। दुर्लभ राज फर्स्ट के काल में एक बात अपने को याद रखनी है, वो रखनी है कि अजमेर में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके काल में हुआ था। क्वेश्चन ये बनेगा तो वो हम बताएंगे दुर्लभ राज फर्स्ट के काल में माना जाएगा। अब इसके बाद में जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है गोहक फर्स्ट। गोहक फर्स्ट। तो गोहक फर्स्ट के बारे में हमें भी ज़्यादा बात याद रखने की नहीं कि इसके बारे में सिर्फ दो बातें मेरे को हमें याद रखनी है। एक तो इसकी पत्नी का नाम था जबाली, ठीक है। और एक इसके बारे में हमें ये बात याद रखनी है कि इसने गोहक फर्स्ट के द्वारा हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। मोस्ट क्वेश्चन यही बनेगा इसके अंदर कि हर्षनाथ जो मंदिर है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? वो करवाया गया था गोहक फर्स्ट के द्वारा। दूसरी बात इसमें यह रखने की जबाली, ये जबाली कौन थी? तो ये जो जबाली थी गोहक फर्स्ट की पत्नी थी और इसके पिता का नाम था वो था नागभट्ट दित्य। इसके पिता का नाम क्या था? नागभट्ट दित्य। ये नागभट्ट दित्य की पुत्री थी जबाली। और ऐसा माना जाता है कि इस नागभट्ट दित्य ने क्या किया था? जबाली को गोद लिया था और वो इसकी शादी किसके साथ करवा दी थी? नागभट्ट फर्स्ट के साथ करवा दी इसकी शादी। और इसने हर्षनाथ मंदिर का क्या किया था? निर्माण। और ये जो हर्षनाथ मंदिर है इसको चौहानों का क्या कहा जाता है? इष्ट देव। चौहानों का इष्ट देव कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि चौहानों की कुल देवी है जीर्ण माता। कुल देवी है जीर्ण माता। अभी ये लिखो फिर आगे और बताते हैं। अगला उत्तराधिकारी बनता है वो पढ़ेंगे चंदन राज के द्वारा। चंदन राज। इस चंदन राज के बारे में हमें दो तीन बातें याद रखनी है। वो बात है कि इसकी पत्नी का नाम था रुद्राणी। क्या नाम था इसकी पत्नी का? नाम था रुद्राणी देवी। और ये जो रुद्राणी देवी है इसने क्या किया था कि इसने जो दीपदान था उसकी शुरुआत रुद्राणी के द्वारा की गई थी। 1000 दीपक जला के, 1000 दीपों को जला के।
जलाकर, ठीक है। और ये जो 1000 दीप जलाए गए थे पुष्कर, पुष्कर झील के पास, पुष्कर झील में, ठीक है। पुष्कर झील के अंदर 1000 दीप जलाए गए थे और ये जलाए गए थे काला सर्प के रोग मुक्ति के लिए। काला सर्प रोग मुक्त के लिए, ठीक है। चंदनराज की पत्नी का नाम था रुद्राणी और रुद्राणी ने क्या किया था, 1000 दीप जलाकर क्या किया था, दीपदान की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन ये बनेगा कि किसके शासनकाल में जो है दीपदान की पद्धति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो हुई थी चंद्रराज चौहान के काल में हुई थी। इसकी पत्नी रुद्राणी ने इसकी शुरुआत की थी। अब इसके बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बात और आएगी वो आएगी वाकपति। तो चंद्रराज के बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है वाकपति राज चौहान। तो वाकपति राज चौहान के बारे में हमें ये बात याद रखनी कि इसको 188 युद्धों का विजेता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वाकपति को 188 युद्धों का विजेता। और इसकी जो उपनाम माना जाता है, इसका हम उपनाम के बारे में अगर है तो वो है बपराज, ठीक है। इसकी उपाधि का नाम है बपराज। और 188 युद्ध हुए थे, इसका वर्णन हमें किस ग्रंथ से मिलता है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वाकपति के 188 युद्धों का जो वर्णन है वो हमें किस ग्रंथ के अंदर मिलता है? तो वो मिलता है पृथ्वीराज विजय के अनुसार। तो इसका एक बात है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है, उसके अंदर हमें ये वर्णन मिलता है कि 188 युद्धों का विजेता किसे कहा गया है? तो वो वाकपति को कहा गया है। वाकपति राज के बाद में जो अगला शासक बनता है उसका नाम होता है सिंहराज। अगला उत्तराधिकारी बनता है सिंहराज। और इस सिंहराज के बारे में हमें एक बात याद रखनी कि इसका जो भाई होता है उसका नाम होता है लक्ष्मण। और ये जो लक्ष्मण है ये नाडोल कहाँ है? नाडोल कहाँ है? पाली के अंदर। ये जो नाडोल है, ये नाडोल कहाँ पे? पाली के अंदर। और इसके जो ये लक्ष्मण है, लक्ष्मण ने नाडोल के अंदर क्या की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश की स्थापना। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि नाडोल के अंदर चौहानों की स्थापना करने वाला शासक कौन सा था? तो उसमें हमें मिल जाएगा सिंहराज, वासुदेव चौहान, लक्ष्मण, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें से हम करके आएंगे लक्ष्मण के द्वारा नाडोल पाली के अंदर चौहान वंश की स्थापना की गई थी ना, कि वासुदेव के द्वारा। वासुदेव के अंदर जो शुरुआत की गई थी वो चौहान के अंदर 551 में की गई थी। 551 ईस्वी के अंदर क्या की गई थी? वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई थी। अगली बात हमें ये बात याद रखनी है कि जो मंदिर था हर्षनाथ का, उस मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था लक्ष्मण के द्वारा। अगली बात ये याद रखनी कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण क्या कराया था? पूर्ण। तो शुरुआत किसने की थी? हर्षनाथ के मंदिर की। तो हर्षनाथ के जो मंदिर की शुरुआत की गई थी वो गुहक फर्स्ट के द्वारा की गई थी। गुहक फर्स्ट के द्वारा क्या गई थी? शुरुआत की गई थी। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। और हर्षनाथ मंदिर का पूर्ण जो काम किया गया था वो किया गया था लक्ष्मण के द्वारा, जो किसका भाई था? जो था सिंहराज का क्या था? भाई था।
अब इसके बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है विग्रहराज द्वितीय। तो विग्रहराज द्वितीय के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले ये लिखो। इसके बाद अगला उत्तराधिकारी आता है सिंहराज के बाद में। सिंहराज का भाई होता है लक्ष्मण, और लक्ष्मण ने क्या की थी, नाडोल पाली के अंदर क्या की थी, चौहान वंश की स्थापना की थी। अब अगला उसके बाद में सिंहराज के बाद में जो बनता है वो बनता है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय, और विग्रहराज द्वितीय का शासनकाल माना जाता है, वो माना जाता है 665 ईस्वी का काल इसका माना जाता है। और इसके जो समकालीन एक शासक होता है विग्रहराज के समकालीन चालुक्य शासक कौन होता है, तो विग्रहराज जो होता है इसका काल क्या माना जाता है 665, और इसके समकालीन एक होता है चालुक्य शासक, तो उसका नाम होता है मूलराज फर्स्ट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमें यही याद रखनी है कि इसके द्वारा क्या बनाया, इसके द्वारा एक मंदिर बनाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विग्रहराज द्वितीय के द्वारा मंदिर बनाया गया था आशापुरा माता का मंदिर। आशापुरा माता का मंदिर, और ये बनाया गया था बड़ोच के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विग्रहराज द्वितीय के काल में यही हमें याद रखना कि इसके द्वारा जो आशापुरा माता मंदिर है ये बनाया गया था बड़ोच के अंदर। और एक इसकी उपाधि थी, उपाधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। उपाधि को हमें यहाँ से याद रखना कि जब इसके जो घोड़े हैं वो जब ये युद्ध करना चाहता था विग्रहराज द्वितीय, तो इसके घोड़े से जो खुर होते हैं नीचे के जो पंजे होते हैं उसके पंजे से इतनी धूल उड़ती थी, ऐसा माना जाता है कि आसमान भी दिखना बंद हो जाता, दूर से पता चल जाता कि कौन आ रहा है, विग्रहराज द्वितीय क्या लेके आ रहा है, अपनी सेना। तो इसी पर इसका क्या कर दिया था, इसकी एक उपाधि कर दी गई थी जिसका नाम था खुर रजोदरकार। खुर रजोदरकार, ये क्या है इसकी उपाधि, जो क्या मानी जाती है कि घोड़ों के पैरों से क्या उड़ती थी, धूल, ये मानी जाती है। और अब इसके बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बन के आता है वो आता है दुर्लभराज द्वितीय। तो विग्रहराज द्वितीय के बारे में लिखो, फिर लिखवाते हैं दुर्लभराज द्वितीय के बारे में। अधिकारी आता है दुर्लभराज द्वितीय। दुर्लभराज द्वितीय, दुर्लभराज द्वितीय की जो उपाधि है अपने को एक बात वो याद रखनी है, उपाधि है इसकी महाराजा धीराज की। इसकी उपाधि याद रखनी कि महाराजा धीराज की क्या इसकी उपाधि। और एक इसके बारे में हमें याद रखनी कि एक हिंदू संघ हुआ था। हिंदू संघ, ये हिंदू संघ क्या है, ये हिंदू संघ है कि मोहम्मद गजनवी का आक्रमण था उस टाइम दुर्लभराज द्वितीय के समकालीन। तो उस टाइम में क्या किया, सभी हिंदू राजाओं ने मिलकर क्या किया था, एक संघ बनाया था। उस संघ में ये शर्तें रखी गई थी, हम कैसे भी करके किसको हराएंगे, मोहम्मद गजनवी को। मोहम्मद गजनवी को क्या करना है, हराना कैसे भी करके। तो हिंदू संघ बनाया गया था, उसमें चौहान शासक भाग लेने वाला। चौहान शासक कौन था, तो वह था दुर्लभराज। क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि मोहम्मद गजनी या हिंदू संघ में भाग लेने वाला चौहान शासक कौन था। तो हिंदू संघ का में चौहान शासक लेने वाला कौन था, दुर्लभराज, ये चौहान शासक था द्वितीय। ये बात अपने को याद रखनी है। और अब जो इसके बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बन के आएगा वो आएगा यहाँ से वीर्य सिंह। अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, वीर्य सिंह। ठीक है, देखो दुर्लभराज के बारे में हमें सिर्फ दो बात याद रखनी है। पहली बात तो हमें याद रखनी है इसकी उपाधि। इसकी उपाधि होती है महाराजा धीराज की, इसकी उपाधि होती है। और एक हिंदू संघ हुआ था, वो किसके काल में हुआ था,
तो हिंदू संघ हुआ था वो मोहम्मद गजनी के लिए हुआ था। मोहम्मद गजनी को क्या करना था कि कैसे भी करके सारे हिंदुओं ने ये सोचा था कि उसको हरा दिया जाए। तो कैसे हराने की प्लानिंग बनाई गई, तो वो हिंदू संघ में बनाई गई थी। तो उसमें भाग लेने वाला चौहान शासक था, वो था विग्रह राज नहीं दुर्लभ राज दित्य था। अब इसके बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बनेगा वो बनेगा वीर्य सिंह। और इसके बारे में हमें यही बात याद रखनी है कि ये मोहम्मद गजनी भी इसके समकालीन होता है, और वो होता 1024 की बात है। 1024 की बात करेंगे तो इसमें ये हुआ कि ये इनके मध्य युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है? गजनवी और इन दोनों के मध्य। ये मोहम्मद गजनवी, ठीक है। और इसके मध्य, दोनों के मध्य क्या होता है? युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है कि वीर्य सिंह क्या करता है, वहां से भागकर क्या चला जाता है, अनिल वाड़ा में क्या करता है, ये यहाँ से भाग जाता है। कौन भाग जाता है? वीर्य सिंह। इसके बारे में यही अपने को बात रखनी। अब इसके बाद में अगला उत्तराधिकारी पढ़ेंगे। पहले ये देखो, वीर्य सिंह के बाद में अगला उत्तराधिकारी बनता है, वो बनता है अपना पृथ्वीराज फर्स्ट, ठीक है। तो वीर्य सिंह के बाद में अपने को पढ़ना पृथ्वीराज के बारे में। पृथ्वीराज फर्स्ट के बारे में पढ़ना। तो ये जो पृथ्वीराज फर्स्ट होता है, ये वहाँ का उत्तराधिकारी बनता है। चौहान शासक का अगला उत्तराधिकारी यही होता है, जिसका नाम है पृथ्वीराज फर्स्ट। और इसके बारे में हमें से 3-4 बात याद रखनी है कि इसके शासनकाल के अंदर राजेश्वर द्वारा, ठीक है, कि इसकी उपाधि के बारे में याद करेंगे, बात करेंगे उपाधि। तो इसकी उपाधि है, मतलब कि ये करेंगे परम भट्टाकार महाराजा धीराज परमेश्वर। क्या इसकी उपाधि बोलेंगे कि परम भट्टाकार महाराजा धीराज परमेश्वर, ये इसकी उपाधि है। परम भट्टाकार, परम भट्टाकार महाराजा धीराज परमेश्वर। ये क्या है भाई? इसकी उपाधि है कि परम भट्टाकार महाराजा धीराज परमेश्वर किसकी उपाधि है? तो वो अपनी पृथ्वीराज फर्स्ट की उपाधि है। अगली बात हमें ये याद रखनी है कि इसने तुर्की सेना को क्या कहा जाता है? तुर्की सेनाओं का नाशक किस शासक को कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इसमें तुर्की शासक कहा जाता है, वो कहा जाता है पृथ्वीराज फर्स्ट को कहा जाता है। पृथ्वीराज के बारे में हमें एक बात और याद रखनी कि 1105 के अंदर इसने कि 700 चालुक्यों के क्या कटवा दिए थे? सर कटवा दिए थे। चौहान शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज फर्स्ट, और इसने चालुक्य, और कितने चालुक्य थे भाई? 700। और 700 को क्या कर दिए थे? सर कटवा दिए। क्या कर दिए थे? सर काट दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है किस शासक ने चालुक्य के मतलब सर काट दिए थे 700 सर? तो वो 1005 के अंदर पृथ्वीराज फर्स्ट के द्वारा। एक था सोमनाथ। अब पृथ्वीराज ने क्या किया था, जो सोमनाथ जो तीर्थ यात्री होते थे, और उसका क्या किया था कि उसकी जो यात्रा होती थी, जो लोग यात्रा करते थे सोमनाथ की, तो उसका जो भोजन रहन सहन क्या कर दिया था? फ्री, ठीक है। सोमनाथ यात्रियों का खाना पीना। क्या था? निःशुल्क। खाना पीना, रहना क्या था? निःशुल्क। ये बात अपने को याद रखनी है।
पृथ्वीराज के बाद में क्या करते हैं कि शाकंभरी के चौहान पढ़ेंगे। ठीक है, ये चौहान शासक यहाँ पे होते हैं खत्म। इसके बाद में आएगा अपना अगला टॉपिक होगा, वो होगा शाकंभरी के चौहान। ठीक है, तो शाकंभरी के जो चौहान है उस वो शाकंभरी के चौहान बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अजमेर के चौहान वंश के बारे में हम पढ़ेंगे।